हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिस्म का सौदा का भाग 5। अभी तक आपने पिछले वीडियो में सुना कि जैकब श्रुति से शादी के लिए बोलता है। श्रुति का शादी को लेकर क्या फैसला है, अब आगे सुनिए। श्रुति अपने घर आ जाती है। वो आज का सारा वाकया जूली को बताती है। जूली भी सोच में पड़ गई थी। दोनों ही पूरी रात भर जागती रहीं और सोचती रहीं। सुबह होते ही जूली श्रुति के लिए कॉफ़ी लेके आती है और उसे कॉफ़ी पकड़ाकर कहती है, देख तो ज़्यादा सोच मत, पर सच बताऊं तो मैं भी पूरी रात तुम दोनों के बारे में ही सोचती रही। वैसे ये तुम्हारा निजी फैसला है और मुझे इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। फिर भी तू मेरी बचपन की दोस्त है तो तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इस शहर में तुझसे भी पहले आई थी, ये तो तुम जानती ही हो। पैसों की कमी के कारण मुझे भी कुछ समय लोगों के साथ रात बिता के पैसे लेने पड़े थे, ये भी तुम्हें पता है। जैसे ही मेरे पास इतने पैसे हो गए, मैंने अपना सैलून खोल लिया, क्योंकि मुझे अपने घर पर पैसे भेजने नहीं पड़ते थे। मैं वैसे भी घर से भाग के आई थी, तो घर वालों से पैसे मांगने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बहुत ही थोड़े समय के लिए मैंने ये काम किया था। आज मेरे पास अपना सैलून है। उस सैलून में मेरे नीचे 4-5 लड़कियां भी काम करती हैं। आज इतना पैसा है कि आराम से अपना घर बसा सकती हूँ, पर मैं आज भी अकेली हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि जितने भी लड़के मेरी ज़िंदगी में आए वो सब पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताया, उन लोगों ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि कोई भी लड़का अपने होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई दाग नहीं देख सकता, चाहे खुद कितना ही गिरा हुआ हो। इसी कारण मैं आज तक अपना घर नहीं बसा पाई। जिंदगी में बस एक प्यार की ही कमी रह गई, जो कभी पूरी नहीं हुई। हर लड़की बचपन से ही ये सपना देखती है कि उसका पति उससे सबसे ज़्यादा प्यार करे, लेकिन ये सिर्फ किसी किसी के नसीब में ही होता है। श्रुति बोली, तू ठीक कह रही है, लेकिन मेरे मन में विचार आ रहा है कि कहीं मैं उसका घर तो नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे अभी तक तलाक नहीं लिया है, और कहीं वो उसे तलाक देने से मना कर दे फिर, और मेरे घर वाले कहीं वो मना कर दें तो आखिर कौन से घर वाले अपनी जवान बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के शादीशुदा मर्द से कर देंगे। जूली कहने लगी, ये सब बातें तुझे जैकब से जाकर ही पूछनी चाहिए। वो भी परेशान होगा कि तुम्हारा जवाब आखिर क्या होगा। ऐसे मौके जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलते, जैसे तुझे मिला है। इसे हाथ से जाने मत दे, लेकिन ये सिर्फ किसी किसी के ही नसीब में होता है, खासकर हम जैसी लड़कियां जिन्होंने हालातों से समझौता कर लिया हो। वो ऐसे ही रह जाती हैं, जैसे कि मैं। अब तू हैरी की ही बात ले ले। कितना प्यार जताया था उसने तेरे साथ, और जब दुनिया के सामने अपनाने की बात आई तो भाग गया। क्या कहा था उसने कि तुम्हारे जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, ना ही उसके माता पिता तुम्हें स्वीकार करेंगे, याद है ना? जैकब एक ऐसा इंसान है जिसने तुझसे शादी करने की बात कही, और पूरी दुनिया के सामने तुझे स्वीकार करने में भी उसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो कहती हूँ तू खुशकिस्मत है कि तुझे इतना प्यार करने वाला आदमी मिला है। जितना तू जानती है जैकब को, उतना ही शायद मैं भी। वो तेरा कितना ख्याल रखता है। सबसे बड़ी बात, उसने तुझे गंदे कामों से निकालकर अच्छी जिंदगी दी है। शायद भगवान शिव ने ही तेरी पुकार सुन ली। ऐसे मौके जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलते, जैसे तुझे मिला है। इसे हाथ से जाने मत दे। श्रुति बोली, तू ठीक कह रही है। इधर जैकब के घर में जैकब मन में सोचता है, कहीं मैंने उसे अपने दिल की बात बताने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। चलो, अब उसका जवाब जो भी हो, मुझे सब कुछ स्वीकार है, और मुस्कुराने लगता है। तभी घर की बेल बजती है। ये श्रुति थी। वो अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बैठ के वो जैकब से कहती है, देखो, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा। मन में कई सवाल थे जिनके जवाब तुम्हारे पास ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। जैकब सोफे पर आराम से बैठकर उससे कहता है, तुम्हें जो भी पूछना है तुम बेझिझक निसंकोच होकर पूछो। आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। श्रुति बोली, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे बोलने पर झट से तलाक दे देगी। जैकब कहने लगा, मुझे पता था तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा। इसका जवाब ये है
कि हमारी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये शादी मुझे मजबूरी में उससे करनी पड़ी थी और उसे भी मजबूरी में ही करनी पड़ी, क्योंकि वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये बात पता नहीं कैसे भारत में मेरी माँ को पता चल गई। उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव बनाया और मैंने अपनी पत्नी पर। उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर वो भारत में रहना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक मेरे बच्चे का जन्म होता है तब तक वो भारत में रहे। वो बड़ी मुश्किल से 2 साल भारत में रही और फिर चली गई। तब तक वो दूसरी बार गर्भवती हो गई थी और मेरी बेटी का जन्म स्पेन में ही हुआ। मैं अपने बच्चों से मिलने जाता था, लेकिन पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म ही हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उससे कभी तलाक नहीं लूँगा, और वही वचन अभी तक निभा रहा था। लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी वचन की कोई परवाह ही नहीं। तुम अगर हाँ करोगी तो वो मुझे आराम से तलाक दे देगी। श्रुति सोचते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है। और दूसरी बात, मेरे घर वाले नहीं माने तो? उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया तो? जैकब श्रुति के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर कहता है, श्रुति अगर तुम हाँ करती हो तो हम दोनों तुम्हारे गांव चलेंगे, उन्हें समझाएंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि वो हमारी खुशी के लिए जरूर मानेंगे। श्रुति कहने लगी, तीसरी और आखिरी बात, तुम्हें पता है ना मुझे अपना घर बनवाना है और भाई के लिए टैक्सी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। जब तुम मेरी हो जाओगी तो तुम्हारे हर सुख दुख मेरे हो जाएंगे। तुम्हारा घर भी बनवा दूंगा और तुम्हारे भाई के लिए मैंने कुछ खास सोचा है। उसे हम विदेश भेजेंगे, वहाँ पर मेरी खुद की फैक्ट्री है, वो उसे संभाल लेगा। ये बातें सुन के श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह हकीकत है या कोई खुशनुमा सपना। श्रुति अब उससे कहती है, देखो वैसे तो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया है, लेकिन एक पन्ना है जो जूली के अलावा किसी के सामने नहीं खुला, और वो है मेरा पहला प्यार, राज ठाकुर। इसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगी। अब श्रुति उसे अपने कॉलेज वाले दिनों की बात बताती है, जब उसके भाई ने उसे घर छोड़कर वापस कॉलेज में जाने को कहा था। श्रुति रामपुर में जाकर जूली के पास रहने लगी थी। जूली भी उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी और उसने वहाँ एक छोटा कमरा किराए पर लिया हुआ था। श्रुति प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने लगती है और साथ ही एक छोटी सी जॉब करने लगती है। दिन को वो नौकरी करने जाती और शाम को अपनी पढ़ाई करती। यही उसकी दिनचर्या थी। वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती और अपने में ही गुम रहती। जूली का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। वो पहले से ही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके दोस्त लड़कियों से ज्यादा लड़के थे। वो दिन को कॉलेज जाती और शाम को पार्क में खेलने चली जाती। पार्क में भी उसके काफी दोस्त थे, जिनके साथ वो बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल आदि खेलती थी। यार जूली प्लीज, तू ही मेरी मदद कर सकती है, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, राज ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। राज श्रुति से 5 साल बड़ा था। वो हट्टा कट्टा, लंबी कद काठी का एक सुंदर नवयुवक था। उसका एक रेस्टोरेंट था। वो श्रुति के पीछे लगभग 1 साल से पड़ा हुआ था। इसी वजह से उसने जूली से भी दोस्ती कर ली थी। जूली बोली, राज तू पागल है, तुझे मैंने कितनी बार कहा, उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। उसे पढ़ाई और जॉब के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब मेरा दिमाग मत खा और जा यहाँ से। राजू से मनाते हुए कहता है, यार मुझे पता है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पर मैं भी कौन सा उसे अपने साथ सोने को बोल रहा हूँ। बस एक कॉफी पीना चाहता हूँ उसके साथ और थोड़ी बहुत बातें। अच्छा चल ऐसा करते हैं, हम तीनों ही चलते हैं, अकेले वो शायद ना जाए। प्लीज अब तो मान जा। जूली अनमने मन से कहती है, चल ठीक है, लेकिन अगर उसे अच्छा ना लगे तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। राज बोला, ठीक है मेरी माँ, लेकिन तू उसे लेके तो आ। जूली बोली, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। राज खुश होते हुए, मुझे पता था कि तू मेरी सच्ची दोस्त है। जूली कहने लगी, चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा। शाम को जूली घर आती है। वहां पर श्रुति अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और जूली के आते ही बिना किताब से मुंह हटाए कहती है, खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। जूली थोड़ा हिचकिचाते हुए, यार श्रुति कुछ बात करनी है तुझसे। वो मेरा दोस्त है ना राज, वो तुमसे कॉफी पर मिलना चाहता है। श्रुति बोली, जूली तुझे पता है ना कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो फिर भी वही बातें कर रही है। जूली कहने लगी, कब तक ऐसी अकेली रहेगी,
मैं जानती हूँ तुझे अपने घर वालों की चिंता है, लेकिन उसका हल ये तो नहीं कि तू अपनी जिंदगी ही ना जिए। तुझे बाहर की दुनिया में आना होगा और लोगों से मिलना होगा। कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम थोड़ा मूड तो ठीक होगा। और तू राज के साथ अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगी। अगर तुझे कुछ भी बुरा लगे तो तुम आ जाना, ठीक है? श्रुति बोली, चल तू कह रही है तो चलती हूँ, पर सिर्फ एक बार। जूली उसके गले मिलती है। अगले दिन दोनों राज के ही रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। कॉफी पीते हुए दोनों में काफी बातें होती हैं और शाम को जूली और श्रुति वापस घर आ जाती हैं। अब राज किसी न किसी बहाने से श्रुति से मिलने जुलने लगता है। कुछ समय बाद तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहीं भी जाना हो तीनों साथ ही जाते हैं, चाहे गोलगप्पे खाने हो, मूवी देखने हो, कहीं घूमना हो तो साथ में ही घूमते थे। श्रुति विराज से काफी घुल मिल गई थी। कुछ समय बाद जूली की फाइनल परीक्षा हो चुकी थी। वो घर नहीं जाना चाहती थी। वो चंडीगढ़ जाकर अपना सैलून खोलना चाहती थी, इसलिए अब वो घर छोड़कर चंडीगढ़ जा रही थी। श्रुति कहने लगी, यार जूली तू चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तेरे बिना मेरा कौन है यहाँ, प्लीज मत जा। जूली उसे समझाते हुए बोलती है, देख श्रुति, ये मेरा बचपन का सपना है और अगर मैं घर गई तो वो लोग मेरी शादी करवा देंगे। और तू अकेली कहाँ है? राज नहीं है क्या तेरे साथ? तुम दोनों खुश रहना और बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। श्रुति उदास होते हुए हाँ में सिर हिलाती है। जूली अब चली गई थी। श्रुति भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कई सरकारी परीक्षाओं के पेपर देती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन राज अपने गांव गया हुआ था, जो कि रामपुर से 50 किलोमीटर दूर था। वापस आते हुए उसे रात हो जाती है। वो रात को श्रुति को फोन करता है और कहता है, यार श्रुति, मैं रात के 10 बजे तक रामपुर पहुंच जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ पड़ा है? क्योंकि इस समय सारे ढाबे बंद हो चुके हैं। श्रुति बोली, हाँ खाना बना है, तुम आ जाओ। श्रुति, राज और जूली एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। वो एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। राज उसके घर आ जाता है और खाना खाता है। वो जैसे ही निकलने वाला होता है कि बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। श्रुति कहने लगी, तुम्हारा घर तो यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। ऐसी बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, जब तक बारिश नहीं रुके तुम यहीं रुक जाओ। राज भी उसकी बात मान लेता है और वहीं रुक जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी लाइट भी चली जाती है। बाहर बारिश और जोर से पड़ने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। श्रुति बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर घबरा जाती है और राज से चिपक जाती है। राज भी उसे कस के पकड़ लेता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, काश ये बादल कुछ समय पहले गरजा होता। श्रुति शर्मा जाती है और उससे दूर हो जाती है, पर राज बिना समय गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। श्रुति उसे झटक कर एक तरफ मुंह कर देती है। इस समय दोनों की ही धड़कनें बढ़ चुकी थीं। अगले ही पल फिर से बादल गरजता है और फिर श्रुति उसके सीने से जा लगती है। उसे उसकी गर्म सांसें महसूस होती हैं। दोनों की जवानी उफान पर थी। एक बार फिर राज उसे किस करता है, लेकिन इस बार श्रुति भी अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर उसे चूमने लगती है। दोनों ही जवान थे और समा भी ऐसा था कि कोई भी अपनी सीमा लांघ दे। बाहर वर्षा जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी आज उनका मिलन चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को चूमते हुए बिस्तर पर आ गए थे। बाहर ठंड का मौसम और अंदर गर्म जवानी। दोनों ही बिना देर किए अपने कपड़ों को अपने जिस्म से अलग कर देते हैं और एक दूसरे के आगोश में आकर एक दूसरे में समा जाते हैं। पूरी रात भर दोनों की आंख नहीं लगती, बस एक दूसरे को प्यार करते हुए गुजरती है। अगली सुबह राज बोला, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मन कर रहा था कभी खत्म ही ना हो। श्रुति बोली, मेरी भी, लेकिन हम शादी करेंगे। मुझे बिना शादी के ये सब अच्छा नहीं लगता। राज बोला, हाँ मेरी जान, जरूर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अपने भविष्य को सुधार लें, ओके? श्रुति बोली, ठीक है। अब ये सिलसिला हर हफ्ते से लेकर रोज होना शुरू हो गया था। राज रात को श्रुति के साथ ही बिताता और सुबह निकल जाता। कुछ समय बाद श्रुति कहने लगी, राज, हमारी शादी का क्या हुआ? तुम मुझे हमेशा यूं ही टालते रहते हो। राज श्रुति से बोला, अरे यार, कर लेंगे शादी, हर समय बस शादी शादी। मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। श्रुति, जो अब उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी, चलो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो,
हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। अब राज का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। वो उसके कॉल नहीं उठाता, ना ही मैसेजेस का जवाब देता। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब वो हाल यह हो गया था कि वो श्रुति के पास अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने ही जाता, और ऐसा करते हुए वो श्रुति को ऐसा जताता कि वो श्रुति पर कितना एहसान कर रहा है। श्रुति राज के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी थी, क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। वो कई बार उसके रेस्टोरेंट भी पहुंच जाया करती। एक दिन रेस्टोरेंट में राज रेस्टोरेंट में जूली को देख के आग बबूला हो जाता है और खींच के उसे बाहर ले जाता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया था तुम्हें जो बिना मुझसे पूछे यहाँ चली आई? श्रुति डरते हुए, वो बात ही ऐसी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। राज बोला, क्या बात है, जल्दी बताओ। श्रुति कहने लगी, दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। राज बोला, क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ख्याल नहीं रख सकती क्या? अभी घर जाओ, मैं शाम को दवाई लेके आता हूँ। श्रुति बोली, कौन सी दवाई? राज कहने लगा, इसको गिराने की और क्या। श्रुति बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे नहीं गिरा सकती। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, ये तुम्हारा बच्चा है। राज हंसते हुए, अच्छा मेरा बच्चा? मुझे कैसे पता कि ये मेरा ही बच्चा है? क्या पता किसी बारिश वाली रात में कोई और आया हो और तुम उससे भी लिपट गई होगी। श्रुति हैरान होते हुए बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? राज कहने लगा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक या तो बिन ब्याही माँ बन जाओ या दूसरा इसे गिरा दो। मैं तुमको शाम को मिलता हूँ दवाई लेके, अभी जाओ यहाँ से। श्रुति घर जाकर बहुत रोती है और उस पल को कोसती है जिस पल उसने राज के साथ वो सब कुछ किया। इधर राज अब श्रुति से बोर हो चुका था। वो और लड़कियों से भी बातें करता, उन लड़कियों के साथ भी उसने वैसे ही वादे किए थे जैसे कि श्रुति से किए थे। शाम को राज श्रुति के पास दवाई लेके गया। वो दवाई श्रुति को देते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, देखो श्रुति, उस दिन वाली रात को भूल जाओ। मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम भी तो सोचो, अभी हमारा कोई भविष्य नहीं है, हम बच्चा कैसे रख लें? पहले अपना भविष्य बनाते हैं, फिर शादी और फिर बच्चे। लेकिन अभी के लिए दवाई खा लो। श्रुति रोते हुए उससे कहती है, क्या हम सच में शादी करेंगे ना? राज बोला, अरे हाँ डार्लिंग, बिल्कुल करेंगे। अबे आंसू पोंछो और दवाई खाओ। श्रुति बेचारी इतनी भोली थी, राज के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसकी बातों में फिर आ गई थी। राज जो मन ही मन जानता था कि ये बच्चा उसका ही है, और अगर श्रुति ने दवाई खाने से मना किया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है, इसलिए वो उससे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। वैसे लोग सच ही कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार में पड़े हुए लोगों की आंख कोई नहीं खोल सकता। ऐसा ही श्रुति के साथ भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। श्रुति दवाई खा लेती है। कुछ दिनों बाद श्रुति को अब राज की बातों पर शक होने लगता है। एक दिन राज रात को श्रुति के साथ सोया हुआ था कि तभी राज के फ़ोन पर एक मैसेज बजता है। जब श्रुति राज का फ़ोन चेक करती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसमें ढेरों लड़कियों के मैसेज और कॉल होती हैं। कई लड़कियों ने उसे लव यू के मैसेजेस भेजे हुए थे। उसके बाद उनकी काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन अंत में राज श्रुति को मनाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन ये सिलसिला अब रोज का था। श्रुति भी राज से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। वो मन में यही सोचती कि शायद कभी न कभी राज सुधर जाएगा, पर यह उसकी गलतफहमी थी। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन रात को एक लड़की का फ़ोन आता है, जिसे श्रुति उठाती है। वो लड़की ये कहती है कि उसका राज के साथ चक्कर चल रहा है और वो गर्भवती है। इतना सुनते ही श्रुति के पैरों से जमीन खिसक जाती है, और जब राज से इस बारे में पूछती है तो राज उसे थप्पड़ रसीद देता है। अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। राज अपनी शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करने उसके पास आता था। एक दिन श्रुति राज से कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, कब करनी है शादी? राज बोला, अरे यार तुम फिर शुरू हो गई, कहा ना कर लेंगे। श्रुति अपना बैग उठाती है और उससे कहती है, राज बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी, अपना ख्याल रखना। ये श्रुति के राज के लिए आखिरी शब्द थे। वो चली जाती है चंडीगढ़। राज सोचता है, जहाँ चाहे जाओ, आओगी तो मेरे पास ही।
श्रुति राज को हमेशा के लिए छोड़कर चंडीगढ़ आ जाती है। उसने अब अपना मन पक्का कर दिया था। वो उसे मौके दे देकर थक चुकी थी, इसलिए अब उसने उससे बिल्कुल दूरी बना ली थी। इधर राज अपने अभिमान में था कि श्रुति उसके पास वापस जरूर आएगी। वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया था। श्रुति के जाने के बाद बहुत सी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई। उसने सबके साथ टाइम पास ही किया, पर जैसा कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा कर्म हम करते हैं उसकी सजा जरूर ही हमें मिलती है। वैसा ही अब राज के साथ होने वाला था। उसके जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम अनु था। अनु एक हाई क्लास मॉडर्न लड़की थी। काफी लड़कों से उसकी दोस्ती थी। राज को अनु भा गई। कुछ समय के बाद ही दोनों में बातें शुरू हो गई। दोनों का मिलना जुलना आम हो गया। राज उसके साथ घूमने जाता था, उसको नई नई फिल्में दिखाता, उसके साथ काफी समय बिताता था। दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे। अनु राज से बहुत बार पैसे भी ले लेती थी, ये कहकर कि वो बाद में लौटा देगी। काफी समय साथ में रहने के बाद अब राज अनु के साथ शादी के सपने देखने लगा था, क्योंकि अब वो 28 साल का हो चुका था और उससे प्यार भी बहुत करता था। एक दिन वो अनु का उसके कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है अनु 4-5 लड़कों के साथ हाथ पर हाथ डालकर घूम रही थी। राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा आने लगा। तभी अनु उसे देख लेती है और उसके पास आकर गुस्से से उसे बोलती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें जो तुम मेरे कॉलेज चले आए? मेरे दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? राज हैरान हो जाता है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मैं, अभी यहाँ से निकलो, शाम को मिलते हैं। इतना कह के अनु अपने दोस्तों के पास चली जाती है। शाम को दोनों मिलते हैं। क्या बात थी? अनु पूछती है। वो मैं तुमसे यूं ही मिलने चला आया। दरअसल मैं सोच रहा था कि अब हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों तो प्यार करते ही हैं, मेरी भी उम्र अब बढ़ रही है। अनु बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी मैं कॉलेज में हूँ और अभी तो मुझे अपना भविष्य बनाना है। इतनी जल्दी मैं शादी जैसे बंधन में नहीं फंस सकती। मुझे अभी समय चाहिए। अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम किसी और से कर लो। राज कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा। अनु बोली, ठीक है, फिर इंतजार करो। और एक बात, यूँ मेरे कॉलेज में मुंह उठा के मत आया जाया करो, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। राज बोला, ठीक है। अब अनु ना उसके मैसेजेस का जवाब देती है ना ही कॉल्स का। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। वो अपने दोस्तों के बीच में ही खुश रहती है। इधर राज उसकी याद में तड़पता रहता है। वो उसके कॉलेज भी नहीं जा सकता क्योंकि अनु ने उसे साफ मना किया था। काफी दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से राज की बात अनु से हो जाती है। वो उसे शाम को पार्क में मिलने के लिए मना लेता है। उस दिन राज बहुत खुश था। वो अच्छी तरह से तैयार होता है और पार्क में पहुंच जाता है। अनु भी पार्क पहुंच जाती है। राज उससे कहता है, यार अनु, कहाँ रहती हो तुम? पता है इतने दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अनु उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। उसका ध्यान तो केवल अपने फोन पर था। वो किसी से चैटिंग कर रही थी। तभी पार्क की दूसरी तरफ से एक लड़की अनु को आवाज देती है। अनु अपना पर्स और फोन राज के पास छोड़कर अपनी सहेली के पास जाती है। राज, मैं 1 मिनट में आई, मेरी सहेली बुला रही है। जैसे ही अनु जाती है, अनु के फोन पर मैसेजेस बजते रहते हैं। राज उन मैसेजेस को पढ़ने लगता है। उसमें किसी लड़के का मैसेज था, यार अनु, उस रात तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, तुम बेड पर बहुत अच्छी हो। अनु बोली, मुझे भी। वो लड़का बोला, क्या आज रात फिर से प्लान बन सकता है? तुम्हारी पसंद की शराब भी लाई है, मेरा एक दोस्त भी आ रहा है, क्या कहती हो? तीनों मिलकर मजे करें। अनु बोली, ठीक है, रात को मिलते हैं। वो लड़का कहने लगा, यार वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कहीं उसको पता ना चल जाए। अनु बोली, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो तो मेरे लिए एक ATM मशीन है, जब चाहो पैसे निकालो। कहीं घूमने जाना हो तो वो मेरा ड्राइवर भी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब राज उसके फोन में फोटो देखता है जिसमें कई सारे लड़कों के साथ उसकी फोटो थी। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथों से फोन गिर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी अनु आती है। पहले तो राज कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को शांत करके अनु से कहता है, तुमने किसके साथ रात बिताई? मैंने तुम्हारे फोन के सारे मैसेजेस पढ़े। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ATM मशीन हूँ?
वो लड़के कौन हैं जिनके साथ तुम्हारी इतनी अश्लील फोटो हैं? अनु उसे खींच के एक थप्पड़ देती है। आसपास के लोग हैरानी से उन दोनों को देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन चेक करने की? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हारे साथ जरा सा क्या हंस बोल गई? तुम तो अपने आप को मेरा बाप समझने लगे। तुम्हारी औकात भी है मुझसे शादी करने की? मेरा बाप इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन है और तुम एक गंदे नाले के कीड़े के बराबर भी औकात नहीं है तुम्हारी। तुमसे प्यार करूंगी ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगली बार मेरे आसपास भी दिखाई दिए ना तो ऐसा हाल करूंगी कि 7 पुश्तें याद करेंगी। और उसके मुंह पर थूक देती है। तभी अनु के दोस्त आ जाते हैं और राज को खूब पीटते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। इतनी बेइज्जती राज की कभी भी नहीं हुई थी जितनी आज हुई। उस रात राज बहुत शराब पीता है और बहुत रोता है। तभी उसे श्रुति की याद आती है। राज मन में सोचता है कितना प्यार करती थी वो मुझसे और मैं उसके प्यार के काबिल ही नहीं था। कितनी बेइज्जती सही उस बेचारी ने, मेरा बच्चा भी गिराया। आज मुझे समझ आ रहा है कि बेचारी क्यों आ जाती थी मेरे रेस्टोरेंट में। शायद उसे मेरी याद आती थी। कितनी बार उसने मुझे माफ किया और मैं पागल वही गलतियां करता रहा। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी गलतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मेरी श्रुति को मैंने एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और उसने उप तक नहीं की और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वो श्रुति को कई बार कॉल करता है लेकिन उसने अपना नंबर बदल दिया था। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वर्तमान में श्रुति जैकब को सब कुछ बता देती है। जैकब उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देता है। मुझे लगता है शायद सारी दुनिया के दुख भगवान ने तुम्हें ही दिए हैं श्रुति, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, गम के नहीं। श्रुति उसके गले लग जाती है। जैकब उससे कहता है तुमने जवाब नहीं दिया वैसे। श्रुति उसके होंठों पर होंठ रख देती है। जैकब समझ जाता है कि उसकी हाँ है। वो उसे खुशी से गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद जैकब बोला अब तुम्हारे घर वालों से बात करनी है। श्रुति कहने लगी मुझे डर लग रहा है जैकब, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? जैकब बोला तो हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर समझेंगे, मेरा विश्वास रखो। श्रुति डर के अपनी माँ को फोन करती है। पहले तो इधर उधर की बातें होती हैं, फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है। माँ, वो बात ये है कि कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। माँ बोली कौन है वो बेटा? श्रुति जैकब के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ कहने लगी तू उससे प्यार करती है और क्या वो भी तुझसे प्यार करता है? श्रुति बोली हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जैकब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं माँ। माँ कहने लगी ठीक है बेटा, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुझे खुशी मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। श्रुति बोली पर माँ, हम दोनों की उम्र में बहुत फासला है, रिश्तेदार क्या कहेंगे? माँ कहने लगी बेटा, जब इंसान के दिल मिल जाते हैं तो उम्र, जात, मजहब और रंग मायने नहीं रखते। अगर तुम्हारा दिल जैकब से मिल गया है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही रिश्तेदारों की बात, तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तेरे भाई को। तभी श्रुति का छोटा भाई माँ से फोन छीन लेता है और कहता है दीदी तुम शादी करो, मैं भी तुम्हें घर बसाती हुई देखना चाहता हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालो, हम दोनों फिर यहाँ से तुम्हारे पास आते हैं। जैकब बोला मैंने कहा था ना कि वो मान जाएंगे, तुम खामोखा डर रही थी। श्रुति बोली हाँ सही कहा तुमने, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा नहीं था। जैकब श्रुति को बाहों में भरते हुए कहता है अब मेरी जान तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो। इधर राज पागल सा हो गया था। मेरी श्रुति मुझे माफ कर देगी, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। आखिर उसने मेरी इतनी गलतियां माफ की है। वो दिन भर श्रुति के बारे में ही सोचता है और अंत में चंडीगढ़ पहुंच जाता है। वो चंडीगढ़ में श्रुति को पागलों की तरह ढूंढता है, लेकिन श्रुति उसे कहीं नहीं मिलती, पर वो फिर भी उसे ढूंढता ही रहता है। ना उसे खाने का होश है, ना पीने की होश। वो कई दिनों से सोया भी नहीं था। इतना खूबसूरत युवक एक पागल सा बन के दर बदर घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे जूली के सैलून का पता मिल जाता है। वो भागता भागता वहां पहुंचता है। जूली उसे पहचान तक नहीं पाती। राज बोला ये मैं हूँ राज। जूली तुमने पहचाना नहीं मुझे?
जूली बोली, अच्छा तो ये तुम हो, क्या लेने आए हो अब यहाँ पर? राज कहने लगा, मैं अपनी श्रुति को अपने साथ ले जाने आया हूँ। जूली बोली, खबरदार, अगर श्रुति का नाम अपनी गंदी जुबान से लिए तो यहीं की यहीं तुम्हारी जुबान खींच के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई, जो फिर उसकी जिंदगी नर्क करने चले आए। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। राज गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझसे भूल हुई है और इसकी सजा भी मिल चुकी है। मैं 2 महीने से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ जूली, बस एक बार मुझे श्रुति से मिलवा दो। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं आत्मग्लानि से जल रहा हूँ। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। जूली बोली, चले जाओ यहाँ से, वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। राज बोला, क्या शादी? जूली बोली, हाँ शादी, वो शादी करने वाली है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, उसके लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। राज कहने लगा, मुझे बस उससे एक बार मिलना है और मैं बिना मिले कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो क्या जूली ले जाएगी राज को श्रुति के पास? क्या होगा जब श्रुति और राज का आमना सामना होगा? तो क्या श्रुति की शादी नहीं हो पाएगी?